मैं डॉक्टर शैला जावेद अकरम हूँ एंड मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशन हूँ अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, और पिछले 35 साल से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। वज़न का बार बार कम होना, इसके नुकसानात क्या हैं? अब जो एक तो ये होता है कि हम एक ओबीस बंदा है या ओवरवेट है और हम उसको एडवाइस करते हैं कि तुम अपना वज़न कम करो, तो वो इसलिए एडवाइस करते हैं कि वज़न ज़्यादा होने से डायबिटीज़ के चांसेस, ब्लड प्रेशर के चांसेस, हार्ट के चांसेस, हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस, जोड़ों की जोड़ों की प्रॉब्लम, ये सारी की सारी बढ़ जाती है, चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अब अगर वो वज़न कम कर लेती है और थोड़े से बेहतर उसके क्राइटेरिया, उसके स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं बॉडी के, जो है ना, उसके जजमेंट हमारी जो कि चांसेस उसके थोड़े से कम हो जाते हैं ऑफ ऑल दीज बीमारियाँ। अब अगर 6 माह साल के बाद वो वज़न बढ़ा लेती है या लेता है बिकॉज लापरवाही की और ओवर ईटिंग कर ली और एक्सरसाइज छोड़ दी, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो बॉडी एक नॉर्मेलिटी की तरफ जब आ रही होती है ना, तो उसको ऊपर हम दोबारा एकदम 10 किलो का वज़न डाल दें, तो आपका क्या ख्याल है कि किसी पे भी इतना बोझ डलेगा ना तो वो वीक हो जाएगी बॉडी। तो ये जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक की तरह, बैंड की तरह तुम फैलो और बैंड की तरह तुम वापस आ जाओ, इससे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है कि चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज़ बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो हार्ट डिजीज़ बढ़ गई, चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन बढ़ गया। बॉडी के लिए, सेहत के लिए ओवरवेट होना या उसके ऊपर जाके ओबीस होना, ये बहुत बड़ा नुकसान है बॉडी के लिए। क्यों? इसलिए कि इसका बोझ, जिसको मैं कहूँगी, हर ऑर्गन पे होता है। एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, आपके घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादा प्रेशर है। तो ये जो सारे जो ऑर्गन्स हैं ना, ये सारों के सारे अंडर प्रेशर होते हैं। और उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है, उसके रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। फिर आपके जो घुटने हैं, जो वज़न उठाते हैं, वो अर्थराइटिस उनमें हो जाता है, फिर आपको चलना मुश्किल हो जाता है। ये सब तो हैं जिसकी वजह से हम ये बोल रहे होते हैं अपने मरीज़ों को कि आप अपना वज़न को नॉर्मल लेवल के इर्द गिर्द लेकर आओ, विद इन नॉर्मल रेंज, जिसको हम कहते हैं। अब अगर एक हमारा मरीज़ हमारी बात सुन ही लेता है, वो तैयार हो जाता है वज़न कम करने के लिए, तो समझें अगर वो 10-12 किलो उतार देता है तो वो बहुत अच्छा फील करता है, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हमें आके देता है वो हमारा पेशेंट के, जी मैं तो जी दुनिया पे वापस आ गया, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें करते हैं, और वो दे आर वेरी हैप्पी। और जैसे जो ओबेसिटी में अगर उसका ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन पर था या थोड़ा सा हाई था, तो जब वो वज़न 10-12 किलो उतार लेता है तो उसका ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को अगर हम डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जब हम वज़न कम कर रहे हैं, तो लिपिड लेवल्स भी बेहतर हो जाते हैं एंड द पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग वेरी वेल। अब अगर हम ये अच्छा बॉडी को एक अच्छी माहौल देकर अपनी बॉडी को अच्छा कर लेते हैं और उनको 6 महीने बाद हम फिर वज़न बढ़ा लेते हैं, तो आपका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपका अब जो वज़न बढ़ेगा ना, वो पहले से ज़्यादा बढ़ता है, इस एट अ हायर लेवल। आप हायर लेवल पे हर दफ़ा जब आप कम करके बढ़ाते हैं तो यू आर एट अ हायर लेवल, बेस लेवल आपका हाई हो जाता है। और जो प्रेशर है वो बॉडी को, वो जो हमने कहा ना कि पहले वज़न था, तो वो जो ग्रेजुअली उसने वज़न बढ़ाया तो बॉडी उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करती गई। जब बॉडी को अटैक करोगे ना कि एकदम ही आपने 10 किलो 12 किलो वापस कर दिया 2-4 महीने में, तो वो बॉडी उसको रिएक्ट ज़रा थोड़ा एग्रेसिवली करती है। उसमें चांसेस हैं कि आप डायबिटीज़ आपकी बिल्कुल ही ओवर्ट हो जाए, आपको डायबिटिक लेवल हो जाओ, आप हाइपरटेंसिव लेवल हो जाओ, दवाइयाँ इंसुलिन बढ़ानी पड़ जाती है अगर आप डायबिटिक हो, अगर नहीं हो तो डायबिटिक लेवल में आ जाते हो। दवाइयों की, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो नॉर्मल लेवल पर आ गई थी वो फिर स्टार्ट करनी पड़ती हैं, बल्कि बढ़ानी पड़ जाती हैं। पेन आपके नीज़ में बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, और आर्थराइटिस के अटैक्स भी हो सकते हैं, गाउट के अटैक्स भी हो सकते हैं,
लिपिड लेवल्स आपके ख़राब हो सकते हैं। सो दीज आर वेरी फ्यू जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मोटापे के तो नुकसानात एज इट इज़ बहुत ज़्यादा हैं, और उसको ऊपर उतार चढ़ाओ लाइक जैसे एक रबर बैंड होता है, वो बंद कर दो और खोल दो, बंद कर दो खोल दो, दैट ऑल्सो हैज़ अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ। अंडे की जर्दी ज़रूर खाई जाए, उसकी वजह क्या है? अब अंडे के दो हिस्से होते हैं, एक एग वाइट जो बाहर होता है और एक योक जो अंदर होता है। अब एग वाइट में एल्ब्यूमिन ज़्यादातर होता है। एल्ब्यूमिन इज़ प्रोटीन, और ये एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, बहुत अच्छा सोर्स है। और जो योक है उसके अंदर ज़्यादा फैट होता है, मतलब ज़्यादा लिपिड, और वो उसमें सोडियम भी होता है और उसमें फ़ैट भी होता है ज़्यादा। अब इसके नुकसानात या फ़ायदे क्या है? जो लोग, जैसे यूरिक एसिड का मैं एग्जांपल लेती हूँ, जो गाउटी पेशेंट्स होते हैं, अब उनको भी हमने प्रोटीन्स देनी है। जो जिनके गुर्दे थोड़े से अफेक्ट हुए हैं उनको भी हमने प्रोटीन्स देनी है, इसलिए कि प्रोटीन्स इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ये तो नहीं है कि हम ज़ीरो प्रोटीन्स कर दें, ज़ीरो प्रोटीन्स हो भी नहीं सकती, लेकिन उसको मुनासिब अमाउंट की प्रोटीन्स ज़रूरी होती हैं देनी। इसलिए हमारा तो बेस गाउट में, किडनी में, इन सब में जो हमारा बेस है, या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, इन सब में जो हमारा बेस है वो बन ही जाता है एग वाइट्स। हम एग वाइट्स कई दफ़ा, या चौथा वो भी ग्रुप आ जाता है जो मसल बिल्डिंग में जा रहा होता है, उसको हम इतनी तो नहीं प्रोटीन्स गोश्त खिला सकते, तो उसको भी हम एग वाइट्स बहुत खिलाते हैं। तो ये जो सारा का सारा है ना, ये हमारा इन केसेस में जो मैंने बताए, इनमें तो बेस ऑफ प्रोटीन्स हमारा है ही एग वाइट, और वो हम 4 भी देते हैं दिन में, 3-4 के लगभग तो आराम से दे देते हैं, कई लोग इससे भी ज़्यादा खाते हैं। एंड ये वेरी सेफ बिकॉज दे आर वेरी गुड प्रोटीन्स, और हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती है, बड़ी अच्छी तरह पूरी हो जाती है, और कैलोरीज उसकी बड़ी कम होती हैं। अब आता है योग। अब योग में सोडियम भी ज़्यादा है और उसमें लिपिड्स भी ज़्यादा, फैट भी ज़्यादा है। उससे ये होता है कि जो सोडियम है ना उसका, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को हम रोज़ योग वाले एग खिलाना शुरू कर दें तो देयर इज़ अ चांस कि उसके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ा इरेटिक हो सकता है, बिकॉज का सोडियम बहुत हाई है। इसलिए हाइपरटेंसिव में ख़ास कर योग मना किया हुआ है। कुछ साल पहले जो लिपिड जिनकी प्रोफाइल्स ख़राब थी उनको भी योग मना करते थे, लेकिन अब उसकी स्टडीज़ बहुत आ गई हैं, कोई बहुत उन्होंने प्रूफ नहीं कर सके कि ये लिपिड्स को अफेक्ट करता है कि नहीं करता। फैट होने का मतलब ये तो नहीं है कि लिपिड्स ही ख़राब करता है। सो उसमें अभी भी देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सो मैं जनरली ये रिकमेंड करती हूँ कि हम ये जो स्टडीज़ हैं ये तो कभी नेगेटिव है तो कभी पॉजिटिव है। मैं जनरली ये रिकमेंड करती हूँ कि अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये, इसके एग वाइट्स लो, 3-4 ले लो दिन के, और योग एक आध, जो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं है ब्लड प्रेशर की और जैसे मैंने बताया यूरिक एसिड की, तो आप ना ये एक आध आप योग भी साथ ले लो, लेकिन अंडे के ऊपर फर्दर नमक भी ना डालो बिकॉज उसका सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। अब वज़न को कम करने के लिए कौन सी खुराक का एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो आई विश आई कैन गिव इट टू पीपल, कि डाइट जो लोगों में जनरली कॉमन मैन में डाइट करना और डाइट पे ना होना, ये इसको दो डिफरेंट समझता है स्टेजेस। एक ये कि जी मैं डाइट पर हूँ, और एक दूसरी है कि जी मैं डाइट पर नहीं हूँ। मेरे नज़दीक ये जो है ये कैटेगराइजेशन ही गलत है। मेरे नज़दीक ये है कि आप अपने खुद को, जब आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप खुद को लो कैलोरीज पे ले आओ, और जब आप मेंटेन करना चाहते हो तो आप एवरेज कैलोरीज पर आ जाओ। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब डाइट वाला फूड तो मुझे नहीं समझ लगता कि डाइट वाला फूड क्या होता है, बिकॉज जब मैं डाइट्स देती हूँ तो मैं जो उसका एक रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जिसमें निशास्ता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं, मैं इन तीनों पे मेरी डाइट बेस होती है। पहला असूल मेरा ये है।
वो वाली डाइट्स मैं बिल्कुल नहीं देती कि जी हाई प्रोटीन कर लो तो बाकी छोड़ दो, या जी ये कीटो डाइट कर लो तो ये कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो। ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है, बिकॉज इनके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। रिज़ल्ट्स देना इज़ डिफरेंट। रिज़ल्ट्स के भी वो रिज़ल्ट्स हैं जी वो बड़े अच्छे हैं, और रिज़ल्ट्स देना इज़ समथिंग डिफरेंट कि जी हफ्ते में महीने में रिज़ल्ट्स अच्छे आ गए तो उसके बाद में कौन फॉलो करेगा, बाद में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन फॉलो करेगा। तो मैं ये नहीं करती। मैं ये करती हूँ कि जो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है एक न्यूट्रिटिव ग़िज़ा की, जिसमें हम तीनों ये अशिया देते हैं, फिर हम उसमें अंदर विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, कैल्शियम भी हो, आयरन भी हो, ये सारा का सारा बेस करके हम जो डाइट खाते हैं या बनाते हैं इनके लिए, उसको जब हमने वज़न कम करना है तो उसकी सिर्फ क्वांटिटीज़ कम कर देते हैं, क्वांटिटीज़ कम कर देते हैं। और जब हमने इसको मेंटेन करना है तो हम उसको वापस उस क्वांटिटीज़ में ले आते हैं। क्वांटिटीज़ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उसको कितनी कैलोरीज चाहिए और कितनी क्वांटिटी चाहिए? वो उसकी एक्टिविटी से, उसकी डेली हैबिट से, उसके सरफेस एरिया से, उसका वेट कितना है, हाइट कितना है, ये सब देखने के बाद हम उसको अपने टेबल पे डालते हैं और फिर देखते हैं कि इसको कितनी कैलोरीज इस वक्त चाहिए और कितनी कैलोरीज हम कम करेंगे जिसका वज़न कम होगा। जनरली हम जो करते हैं, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वो ये है कि जो वो मेरा पेशेंट खा रहा होता है खाना, उसकी कैलोरीज हम काउंट करके उसके अंदर हम डेली बेसिस पे 500 से 600 कैलोरीज कम कर देते हैं ओवरऑल फूड पर। तो दैट मीन्स कि हमारी कैलकुलेशन में अगर हम इतना कम करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन में एक हफ्ते में उसका 1 किलो वज़न उतरेगा। तो हमारा इस तरह प्लान इस तरह होता है कि हमने कितना उतारना है। और मैं हेल्दी लाइफस्टाइल में बिलीव करती हूँ, हेल्दी वेट लॉस में बिलीव करती हूँ। WHO की रिकमेंडेशंस हैं कि कोई भी इंसान एक माह में 4 किलो से ज़्यादा वज़न न उतारे। वैसे वो 3.2 किलोज कहते हैं। तो उसी की कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं, उसी की कैलकुलेशंस हम फॉलो करते हैं और हफ्ते में हम 1 किलो को लगभग टारगेट करते हैं। और वो हम इसी तरह करते हैं, रिवर्स में जाते हैं, रिवर्स गेयर में, कि पहले हमने डिसाइड कर लिया कितना उतारना है, फिर हमने देखा उसकी कैलोरीज कितनी है, वो कितनी खा रहा है, फिर उसमें से हमें कितना नॉकआउट करना है कि ये 1 किलो उतर जाए। वो तकरीबन इन द रेंज ऑफ 500-600, कईयों का थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है, कैलोरीज पर डे का हम माइनस करते हैं। तो ये है तरीका। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जी कोई ख़ास चीज़ दें तो जी वज़न, ये डाइट फूड एंड नो डाइट फूड, ये मैंने जैसे बताया, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। उसी नॉर्मल डाइट के बेस पर वज़न उतरता है, सिर्फ आपने उसकी मिक़दार कम करनी है। इंसान के लिए कौन सी खुराक बहुत ज़रूरी है? इसमें मैं ये कहूँगी कि जैसे 3 ग्रुप्स हैं हमारे खाने में। एक है प्रोटीन्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं और उसके सोर्सेज भी बहुत ज़रूरी हैं कि हम किस सोर्स से कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, किस सोर्स से फैट्स ले रहे हैं और किस सोर्स से प्रोटीन्स ले रहे हैं। सोर्सेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं फैट्स की, अब फैट्स के ब्रेकअप बहुत एक बड़ा सिंपल है। अब फैट में एक सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अब सैचुरेटेड फैट्स का क्या होते हैं, उसमें जैसे दूध घी में से सैचुरेटेड फैट्स निकलते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स कौन से हैं, उसमें फिर हमारे उसकी फर्दर बाइफर्केशन है कि जो वो दाने से तेल निकल रहा है, कि वो ऑयल जो है वो सब्ज़ी से निकल रहा है, तो उसके आगे से बाइफर्केशंस हैं कि कौन सा वाला हम दाने का तेल, जैसे ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये तो हैं जी जैसे तेलों के इकसामात। फिर है कि कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की भी बहुत सारी किस्में हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। अब मोनोज हम ज़्यादा अवॉइड कराते हैं, इसलिए कि मोनोज एकदम जाकर, जैसे शुगर में है मोनोज, ग्लूकोज ड्रिंक में है मोनोज, वो एकदम जाके ना आपके ब्लड में आपका शुगर थोड़ा सा हाई लेवल पे कर देता है। तो हम ज़्यादातर पॉलीसेक्राइड्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। फिर आता है तीसरा प्रोटीन्स। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स हम ज़्यादातर
जैसे रेड मीट है उसको कम रखते हैं, वाइट मीट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बाकी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन भी यूज़ करते हैं, लाइक एग्स हैं, दालें हैं, लेंटिल्स हैं, कुछ सब्जियां हैं जिनसे प्रोटीन्स अच्छी मिल जाती हैं। सो ये सब हम सोर्सेज मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो एक बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, उसमें सारे के सारे ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जिस मैंने भी बताया है। सिर्फ सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट हेल्थ क्राइटेरिया सामने रखें कि हमें क्या चाहिए, हम क्या पसंद करते हैं, हमें क्या देना चाहिए, हम वो वाला उनको फिर उसके मुताबिक उनको हम डाइट बना देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी है ना, रोटी आप सफ़ेद आटे की भी बना सकते हैं, मैदे की भी बना सकते हैं, आप चोकर मिला के रोटी भी बना सकते हैं, आप चार किस्म के फाइबर को मिला के रोटी बना सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, और मरीज़ जो पेशेंट है वो किस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करता है। उसकी जो पेशेंट उसकी इंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने खाने को इंजॉय करे। तो ट्राई हम ये करते हैं कि सफ़ेद आटे से या मैदे से उसको हटा दें, जितना मैक्सिमम हटा सकते हैं। सो दीज आर सर्टन क्राइटेरियाज जो हम रखते हैं कि हम कोई कैटेगरी कम नहीं करना चाहते। कैटेगरीज हम सब पूरी करते हैं डाइट में। उसकी चॉइसेस कि वो सोर्स क्या होगा, उसमें हम सिलेक्टिव हो जाते हैं, किस तरह हेल्दी चॉइसेस बना के दे देते हैं जो मरीज़ों को इतना नहीं समझ लगती। और फिर उसकी क्वांटिटीज़ वो हम इस्टेब्लिश कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो भी डाइट बनाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो रेंज होगा, परसेंटेज अगर देखें तो 60 से 70 तक परसेंटेज हम कार्बोहाइड्रेट्स की रखते हैं एक एवरेज हेल्दी डाइट में। हम इसको कितना नीचे लेके जा सकते हैं, हम इसको 60 से हम इसको 40 तक लेके जा सकते हैं। 40% कार्बोहाइड्रेट पर भी हम जा सकते हैं, एंड विच इज स्टिल विद इन नॉर्मल रेंज। प्रोटीन्स हम कितनी कर सकते हैं? प्रोटीन्स हम बहुत थोड़ा परसेंटेज भी लेके 6 to 8% प्रोटीन से लेके हम 15-18% प्रोटीन्स तक भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है अफोर्डेबिलिटी पर, डिपेंड करता है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है वो पेशेंट अपना ये जो मिक्सिंग है ऑफ द प्रोटीन्स। सोर्सेज भी इसके ज़रा थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फिर आता है फैट को हम क्या कर सकते हैं? फैट को हम कई लोगों की डाइट में फ़ैट 18% तक भी किया होता है। हम ट्राई करते हैं कि इसको हम तकरीबन 8-12% के बीच में रखें। सो इन परसेंटेजेस को जब हम सामने रखते हैं, आपकी डाइट को प्लान करते हैं, हेल्थ क्राइटेरिया सामने रखते हैं कि हम सोर्सेज हमने कौन से देने हैं, तो फिर हम जाके आपको रिकमेंड करते हैं कि आपकी डाइट में क्या क्या चीज़ें हम रिकमेंड करते हैं होनी चाहिए। इसमें मैं बार बार ये कहूँगी कि कोई भी कैटेगरी हम ओमिट नहीं करते, हम सिर्फ उसको ऊपर नीचे करते हैं या इसका सोर्स या क्वालिटी बदलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का खुराक से इलाज किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर जब आप देखेंगे, जब हम अपने मरीज़ों की कैटेगराइजेशन करते हैं तो सारे के सारे ओवर वेट नहीं होते, ओबीस नहीं होते। देयर आर पेशेंट जो नॉर्मल वेट में भी होते हैं, बल्कि अंडर वेट भी होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर होता है। बिकॉज उनको जेनेटिक भी तो है ना इसका, कि जेनेटिकली डिटर्मन होता है कि ये जो पेशेंट है इसको चांसेस क्या हैं ब्लड प्रेशर होने के। अगर उसके पेरेंट्स में है, जेनेटिकली है उसका हिस्ट्री, तो वो ज़्यादा वो भी काउंट करती है। सो वज़न ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर का रीज़न है, लेकिन वज़न कैन बी वन ऑफ द रीजंस। सो एक तो ये बात होगी वज़न की। फिर आता है खुराक। अब खुराक जो है उसमें जो मैं देखती हूँ कि हमारी खुराक में जो है कि उसका जो है उसमें सॉल्ट कंटेंट खुराक उस खाने में कितना है, और जो चीज़ों से हम खुराक बना रहे हैं उन चीज़ों में हम सॉल्ट कितना यूज़ कर रहे हैं, कौन से वाले हम प्रोटीन्स के सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल रेड मीट में ज़्यादा सॉल्ट है और वाइट चिकन में कम है, फ्राइड फिश में, वो जो फैटलेस फिश है उसमें कम है। एंड मतलब ये तो मतलब तो फिर बारी बारी हम चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है ना जिनके हम सॉल्ट कंटेंट्स निकाल सकते हैं। बल्कि अगर आप गूगल करेंगे तो हर चीज़ का सॉल्ट कंटेंट भी सामने आ जाता है अगर आप मांगेंगे तो। फिर है कि कैंड फूड्स, जो कैन में फूड्स हैं, प्रिजर्व्ड फूड्स जो जिनके ऊपर कुछ लगा के हम प्रिजर्व करते हैं, जिनको लॉन्ग लाइफ फूड्स, जिनको हम लाइफ जिनकी 3 months से ऊपर है,
ये जो सारे हैं ना फूड्स, इन सब में प्रिजर्वेटिव्स लगते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स जो है ना, ड्रिंक्स में भी प्रिजर्वेटिव्स होती हैं, तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स है ना, ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ख़राब करते हैं आपके ब्लड प्रेशर को। तो ये हैं वो कुछ चीज़ें जो मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ कि जब ब्लड प्रेशर का मरीज़ आए तो ये चीज़ों के उससे मना करें, ये वाली जो मैंने आपको बताई है। और फिर जो फैट कंटेंट है ना, उसका सोर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सैचुरेटेड फैट्स कम कर दें, बिकॉज अगर आपके लिपिड लेवल्स हाई हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, तो उससे भी जो नाली है आपकी ना, वो थोड़ी तंग हो जाती है, उससे भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड। तो ट्राई हम ये करते हैं कि कोई ऐसा फैट ले जिसका नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है आपके लेवल्स पर, और प्रोटीन सोर्स वो ले जिसमें सॉल्ट कंटेंट कम है और सैचुरेटेड फैट कम है, और ये जो है कैंड फूड्स ना ले, प्रिजर्वेटिव्स ना ले, प्रिजर्व फूड्स ना ले। ये सब वो हैं जिनको ये अवॉइड करें, तो बहुत बेहतरी आ जाती है ब्लड प्रेशर पर।